हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो आप करेंगे ज्योग्राफी के ऐसे क्वेश्चन जहां से एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद है। और बच्चों, जिंदगी की जंग में जीता वही जो कभी हारा नहीं। तो आपको जिंदगी की जंग में कभी हारना नहीं है और लगातार क्वेश्चन करने हैं, इसी बार सिलेक्शन लेना है आपको। और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए उसको हंसते हुए फेस करके आगे निकलना है जीवन में। जो जीवन है वो संघर्ष है, संघर्षों से ही मिलकर जीवन बना हुआ है, लेकिन आपको मुस्कुराते हुए जिंदगी को जीना है। और इसीलिए जीवन का एक पहलू है आपका सिलेक्शन। पूरी जिंदगी नहीं है, लेकिन पहलू है, जिंदगी का पहलू है आपका सिलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि बेस है, आपको फाइनेंशियली डिपेंडेंट बनना है, आपको आत्मनिर्भर बनना है हर चीज में, तभी आप जीवन में कुछ कर पाओगे। इसीलिए आपको पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी ईमानदारी से हमारे साथ करनी है प्रैक्टिस। और आप जानते हैं यहाँ पर आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप राइस स्मार्ट के ऐप पर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। राइस स्मार्ट का ऐप जिसको आप कर सकते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि यहां पर आपके लिए कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच स्टार्ट हो चुका है। एक ऐसा बैच जहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, जिससे कि आपका इसी बार एग्जाम क्रैक हो जाए। अगर बात करें इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको इस कोर्स में आपको हर रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेंगी, जिसमें आप 1.5 घंटे की 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे। और जो टॉपिक आप पढ़ोगे उस दिन, उस क्लास के बाद आपको डेली क्लास टेस्ट भी मिलेगा टॉपिक वाइज, ताकि आपका जो थ्योरी है वो उस पर कमांड होती हुई चली जाए। टॉपिक से बनने वाले, जो भी टॉपिक पढ़ा उसी से बनने वाले क्वेश्चन क्लास में ही करो। और अगर कर पा रहे हो तो अच्छा है, नहीं कर पा रहे हो तो डाउट भी पूछो। इसीलिए डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको अलग से इस कोर्स में मिले हुए हैं। अब बात करें, आपको मिलेगा जेनरिक टॉपिक वीडियोस। तो बच्चों, हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं, या कुछ ऐसी चीज होती है जिसको, या वर्ड्स भी होते हैं जिसका मीनिंग आप भूल जाते हो या बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे हर सब्जेक्ट के कुछ ऐसी वीडियोस आपको जेनरिक टॉपिक वीडियोस के रूप में मिलेंगी, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी पूरा सिलेबस समझने में। इसके बाद आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, वीकली टेस्ट भी होगा, मंथली टेस्ट भी होगा, सेमेस्टर टेस्ट भी होगा। तो ये कोर्स रहने वाला है आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद। इसीलिए अभी कॉल करें इस कोर्स की पूरी जानकारी के लिए 8282827099। इस नंबर पर कॉल करेंगे, पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। और हाँ, जब इस कोर्स में आप सब्सक्रिप्शन लें तो मेरा कोड यूज करना मत भूलिए, क्योंकि इस कोड को यूज करने से आपको सब्सक्रिप्शन फी में काफी डिस्काउंट भी मिलने वाला है। और मेरा कोड है TB500। तो ये रही कोर्स की बात। आप राइस स्मार्ट के ऐप पर पढ़िए, राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर पढ़िए, और आप फॉलो कर सकते हैं हमें इंस्टा पर, फेसबुक पर, हर जगह आप हमें फॉलो कर लीजिए। और हर क्लास का PDF लेने के लिए बच्चों आप हमें ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको हर क्लास का PDF वहां पर मिलता है। और कई बार बहुत ज्यादा जो नोटिफिकेशन है वो नहीं पहुंच पाते बहुत सारे बच्चों के पास, तो हर क्लास का लिंक भी आपको वहां पर मिल जाएगा। बाकी तो आपको पता है ना, 60 डेज का गारंटेड कोर्स चला हुआ है। यहाँ पर काफी क्लासें हो चुकी हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट बन चुकी है, प्लेलिस्ट ओपन करें, हर क्लास का आपको रिवीजन करने का टाइम और हर क्लास का रिवीजन आप वहां पर कर सकते हैं। सारी क्लासों का लिंक वहां पर है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। सभी बच्चे आंसर देंगे। रिकॉर्डेड क्लास भी हम देखते हैं, आपका जो कमेंट है उसको भी हम देखेंगे। जो आपका डाउट है आप डाउट भी पूछ सकते हैं, क्लास में भी पूछ सकते हैं और टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। तो सभी बच्चे क्लास को लास्ट तक देखेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, उसको बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन है बच्चों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी तो आपको पता ही है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, लेकिन उसको लेकर विवाद है। और जिसको लेकर विवाद नहीं है वो है कंचनजंगा, सिक्किम राज्य में। और हिमालय की ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, लेकिन वो तो नेपाल में है। अब जो भारत है, भारत में जो उत्तर भारत है उसमें भी काफी पर्वत है बच्चों, दक्षिण भारत में भी काफी माउंटेन्स है। तो क्वेश्चन पूछे दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है बच्चों अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी चोटी सबसे ऊंची है। किस पर्वत पर है? अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो यह है पश्चिमी घाट पर्वत, वेस्टर्न कोस्टल घाट। उसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। भारत की K2 या फिर कंचनजंगा।
और K2 का ही दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है। और दक्षिण भारत की ऊंची चोटी आ जाएगी अनाईमुड़ी अन्नामलाई की पहाड़ी पर, पश्चिमी घाट पर्वत पर। क्वेश्चन है सेवरोय पहाड़ियां कहां पर स्थित है? वेयर आर द सेवरोय हिल्स लोकेटेड? तो जो पहाड़ी है, देखिए एक पर्वत होता है बहुत बड़ा, एक बहुत बड़े पर्वत की छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं। तो अगर बात की जाए सेवरोय पहाड़ियां, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, तो देखिए बच्चे यहां पर ना पूर्वी घाट पर्वत, ये पर्वत है कौन सा? ईस्टर्न कोस्टल घाट, पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत फैला हुआ है भारत के ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट दिशा में फैला हुआ है पूर्वी घाट पर्वत। ठीक है, जो ओडिशा से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, इसकी लंबाई है 1300 किलोमीटर। 1300 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है, नदियां गिरती हैं। जब नदियां ऊंचाई से गिरेंगी और जो भी बीच में रास्ता आता है, पत्थर आते हैं या फिर कोई भी पर्वत आएगा या मिट्टी आएगी, उसको अपर्दन कर देंगी नदियां, उसका कटाव कर देंगी। तो आप देखते हैं बंगाल की खाड़ी में भारत की सबसे ज्यादा जो सदाबहार नदियां हैं, बड़ी नदियां, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो जब ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, जो ये पूर्वी घाट पर्वत है, ये इसका कटाव हुआ, इसका अपर्दन हुआ। उससे क्या हुआ, एक पर्वत था वो छोटी छोटी पहाड़ियों में बदल गया। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं जो सेवरोय पहाड़ी वो किस पर्वत का भाग है? तो आप याद रखना सेवरोय पहाड़ी किसका भाग है? पूर्वी घाट पर्वत का ये भाग है। पूर्वी घाट पर्वत किस वजह से अलग अलग छोटी छोटी पहाड़ियों में बदला? वो नदियों के अपर्दन कार्य की वजह से बदला। अब इसके ना नाम रखे हुए हैं, सेवरोय, जिंगजी, बिलगिरी, तो जो यहाँ पर पहाड़ी उनके नाम रखे हुए हैं। तो याद रखना आप, जो सेवरोय पहाड़ी है वो किस राज्य में पड़ेगी? तमिलनाडु राज्य में पड़ेगी। यहाँ पर है आपका तमिलनाडु राज्य, ये लोकेशन है तमिलनाडु की, और ये पूर्वी घाट पर्वत का ही भाग है सेवरोय पहाड़ी। सेवरोय, बिलगिरी, जिंगजी, कोलाई मलाई, ये सभी क्या है, छोटी छोटी पहाड़ी बदल गई। याद रखना, कोई भी पहाड़ी पूछ सकते हैं, इसमें तो सेवरोय है, जिंगजी, बिलगिरी, सेवरोय, ये काफी पहाड़ियां हैं जो किसका भाग है? पूर्वी घाट पर्वत का। चलिए, तो क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके लिए, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली। तो तट रेखा, भारत का वो क्षेत्र जो समुद्र से या जल से लगा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं तटीय रेखा वाले राज्य। तो भारत कि कुछ राज्य हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं, कुछ है जो स्थलखंड से लगे हुए हैं। अब बात की जाए तो भारत की जो तट रेखा वाले राज्य हैं उनकी कुल लंबाई की बात करें 7500 किलोमीटर। 7500 किलोमीटर जो स्थलखंड है भारत का वो समुद्र के साथ लगा हुआ है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत के 9 तटीय राज्य हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कोई भी डाउट है, कुछ भी किसी भी तरह का डाउट है या क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके आपको पूछना है और आंसर भी देना है रिकॉर्डेड क्लास में। हाँ, एक एक टाइम, एक एक मिनट आपको यूटिलाइज करना है, बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इसी बार लेना है सिलेक्शन और उसके बाद घूम कर आना है। जो भी आप पढ़ रहे हो, सेवरोय की पहाड़ी पर घूम कर आना, अरावली पर्वत पर घूम के आना, हिमालय पर्वत पर घूमना है आपको, लेकिन कब? जब आपका होगा सिलेक्शन। चलिए, क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिग सिटी ऑफ इंडिया, बुल्ट ऑन ए आइलैंड। एक ऐसा नगर जो एक द्वीप पर बसा हुआ है, तो इनमें से वो है आपका बॉम्बे। बॉम्बे द्वीप पर बसा हुआ नगर है। वैसे बॉम्बे कहां पर है? आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सूती वस्त्रों की राजधानी। बॉम्बे को क्या कहता है? सूती वस्त्रों की राजधानी। सूती वस्त्रों की राजधानी इसको कहा जाता है बॉम्बे को। अब बात करें, जो बॉम्बे है बच्चों महाराष्ट्र में है। बॉम्बे एक बंदरगाह भी है, बॉम्बे एक पोर्ट भी है। जो पोर्ट से क्या होता है? शिप जहां खड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं पोर्ट या बंदरगाह या पत्तन। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का, महाराष्ट्र में है। और वैसे इससे सबसे ज्यादा सूती वस्त्रों का एक्सपोर्ट होता है, निर्यात होता है विदेशों को। भारत का सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीन है और काफी विकसित भी रहा। और उसमें सबसे ज्यादा किसका रोल है? आपका बॉम्बे जो एक्सपोर्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात वाला एरिया आ जाएगा। महाराष्ट्र और गुजरात में ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। जहां ब्लैक सॉइल होगी वहां पर कपास का उत्पादन होगा, और जहां कपास का उत्पादन होगा वहां पर सूती वस्त्र उद्योग तो लगेंगे ही। चलिए, क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है आपके लिए बच्चों, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है? द डेप्थ ऑफ द एलुवियल सॉइल ऑफ गंगा इज अबाउट। तो आप जहां पर देखिए, ये हमारा भारत है और भारत में क्या है बच्चों? भारत में काफी लैंड फॉर्म्स है, भारत में काफी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। भारत में काफी स्थलाकृतियां हैं। ये है विशाल मैदान, ये विशाल मैदान है। यहां पर इसको हम क्या बोलते हैं?
विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, ये काफी विशाल मैदान है और ये पर्वत है। ठीक है, ये क्या है, पर्वत है और ये प्लेन है। तो आप जानते हैं जो विशाल मैदान है बच्चों, जहां पर आज विशाल मैदान है वहां पर एक गर्त था, वहां पर पहले एक गड्ढा था। यहाँ पर पहले क्या था, एक गर्त था जिसको हम गड्ढा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक गर्त था। तो हिमालय की नदियां जो भी कंकर पत्थर लेकर आए, नदियां पर्वतों को काटती हैं, कंकर पत्थर एलुवियम को डिपॉजिट करती हैं, जहां पर भी उनको खाई मिले, झीलें मिले या सागर मिले, खाड़ी मिले, वहीं पर ये ऊपर से काट कर लेकर आएंगे और नीचे वाले क्षेत्र में जमा करती जाएंगी। तो यहाँ पर गर्त था, नदियां काफी सारी मात्रा में कंकर पत्थर लेकर आए और यहाँ पर उसको जमा कर दिया, तभी विशाल मैदान का निर्माण हुआ। तो इसकी गहराई बहुत अधिक है। एवं क्वेश्चन पूछते हैं किस मिट्टी की गहराई भारत में सबसे कम है और किस मिट्टी की गहराई सबसे अधिक है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो जब नदी जलोढ़ लेकर चलते हैं, जो भी नदी कंकर पत्थर लेकर चलते हैं उसको हम बोलते हैं जलोढ़। और जिस जलोढ़ के द्वारा जिस भी मैदान का निर्माण होगा वहां पर जलोढ़ मृदा तो पाई जाएगी और इसको हम जलोढ़ मैदान भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पहले गड्ढा भरा गया तो काफी गहराई होगी। और कितनी गहराई है बच्चों, लगभग 6000 मीटर। तो यहाँ पर लगभग 6000 मीटर गहरा गड्ढा था। उसमें हिमालय की नदियों ने, और कौन सी नदियों ने, केवल 3 बड़ी नदियों ने, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी ने। नदियां तो बहुत सारी हैं। तो दक्षिण भारत की नदियों के भी कई बार नाम आ जाते हैं ऑप्शन में कि विशाल मैदान का निर्माण किस नदी ने किया। तो आप याद रखेंगे केवल 3 नदी ने, तीन नदी कौन सी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी ने इसका मैदान का निर्माण किया। और जो हिमालय पर्वत है वहां पर मिट्टी की गहराई कम मिलती है क्योंकि नदियां वहां पर काट देती हैं और यहाँ पर मिट्टी की गहराई अधिक है क्योंकि यहाँ पर मिट्टियों ने उस गड्ढे को पूरा भर दिया, इसलिए। चलिए क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट आपके लिए, मुझे लगता है आपको पूरा समझ में आ भी रहा होगा। तो कैसे हैं आप, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही है, ये भी आपको बताना है। सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, खुश रहिए, चाय पी लिया करो, अगर बहुत ज्यादा थकान हो रही है घूम लिया करो, संगीत सुन लिया करो, लेकिन आपको पढ़ाई रेगुलर रखनी है। थकान होकर या बहुत ज्यादा पढ़ लिया तो रुकना बिल्कुल नहीं है, पढ़ना है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है बच्चों, बेतवा नदी किससे मिलती है, बेतवा रिवर मीट्स। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी किसकी है। तो बेतवा नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जितनी भी भारत में सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, उनमें सबसे बड़ी यमुना नदी है। और जितनी भी नदियां हैं उसमें सबसे बड़ी कौन सी, गंगा नदी। और यमुना नदी किसकी ट्रिब्यूटरी, याद रखना यमुना नदी की ये ट्रिब्यूटरी है और यमुना की ट्रिब्यूटरी है बेतवा नदी। क्वेश्चन है बच्चों, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, थ्रू विच स्टेट डज द कावेरी रिवर पास। तो जो कावेरी नदी की अगर हम लोकेशन की बात करें तो यह है आपकी कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है यहाँ पर कर्नाटक राज्य से निकलती है ये, और इसके बाद केरल और तमिलनाडु तक होकर फ्लो करती है। तमिलनाडु आ जाएगा और यहीं पर आपका केरल। तो कावेरी नदी कर्नाटक से निकलकर केरल और तमिलनाडु राज्य में फ्लो करती है। और कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है। बाकी जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो सूख जाती हैं, उनमें पूरे साल भर पानी नहीं रहता। इसीलिए जो कावेरी नदी है बच्चों, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के बीच विवाद भी है इस नदी को लेकर, क्योंकि दक्षिण भारत की नदियां सूख जाती हैं, जिसमें पानी है उसके पानी को लेकर तो विवाद ही होगा। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कावेरी नदी किन राज्यों के बीच विवादित है। तो जिन राज्यों में फ्लो करेगी उसी राज्यों में विवादित भी है। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके लिए बच्चों, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द पेनिसुलर इंडिया। तो अगर बात करें दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो है बच्चों गोदावरी। ठीक है, इनमें ऑप्शन थोड़ा सा, तो इनमें सबसे जो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। कौन सी है, गोदावरी। ठीक है, महानदी को आप काट दीजिए, इसकी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। कौन सी है, गोदावरी। ठीक है, कहां से निकलती है गोदावरी, अगर गोदावरी की बात करें तो ये निकलती है बच्चों, कहां से निकलती है, महाराष्ट्र राज्य से। महाराष्ट्र राज्य से निकलती है और महाराष्ट्र में कौन से जिले से, नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। इधर आपकी बंगाल की खाड़ी। और जितनी भी दक्षिण भारत में नदियां हैं उनमें सबसे लंबी है आपकी गोदावरी नदी, जबकि भारत की लंबी नदी कौन सी, गंगा नदी। और जो गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी है, इसीलिए जो गोदावरी नदी है इसको कहा जाता है दक्षिण भारत वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी इसको कहा जाता है, ओल्ड गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। क्वेश्चन है बच्चों, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर इनमें से कौन सा है।
विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। तो गंगा नदी के किनारे बहुत सारे शहर बसे हुए, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, पटना, प्रयागराज, इलाहाबाद, ये सारे नगर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ज्यादातर जो नदियां होती हैं उनके किनारे बहुत बड़े बड़े नगर ही बसते हैं, क्योंकि एक तो पानी उद्योग धंधों के लिए मिलता है, सिंचाई के लिए भी मिलता है, और जहां पानी होगा जल ही तो जीवन है, तो नदियों के किनारे काफी बड़े नगर बसते हैं। तो जितने भी बड़े नगर बसे हुए हैं उनमें सबसे बड़ा है आपका कानपुर। कानपुर नगर सबसे बड़ा है जो गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। चलिए क्वेश्चन है, आम और वर्षा का संबंध किससे है? मैंगो सॉर इज रिलेटेड टू आमों की बौछार, सॉर ऑफ मैंगोज, आम का टपकना, बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, या आम की फसल। तो आम्र वर्षा वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आम्र वर्षा है बच्चों, इसका संबंध है बिहार और पश्चिमी बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा। रेनफॉल इन अप्रैल एंड मार्च एंड अप्रैल इन बिहार एंड बंगाल। अब होता क्या है, जैसे मार्च और अप्रैल में ये बारिश होती है तो इससे जो आम की फसल है वो बहुत अच्छी हो जाती है और मीठे आम लगते हैं, तो इसीलिए इसको आम्र वर्षा भी बोल देते हैं। तो ये मार्च और अप्रैल में जो बारिश होती है ये आम की खेती के लिए, आम की फसल के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, और ये होती है कहां कहां पर? बिहार और पश्चिमी बंगाल में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए बच्चों। क्वेश्चन है, सभी याद करना है, रेगुलर रहना है, और इसी चैनल पर मेरी देखिए क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो जीएस में भी काफी सब्जेक्ट हैं। तो 3 PM पर मंडे ट्यूसडे होती है सोना मैम की हिस्ट्री क्लास, वेडनेसडे थर्सडे मेरी होती है ज्योग्राफी क्लास, फ्राइडे सैटरडे आप पढ़ेंगे साइंस राहुल सर के साथ। बाकी आपको सुबह हर रोज इस चैनल पर 8 बजे करंट अफेयर्स मिलता है आपको, फिर मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, सारे सब्जेक्ट, कंप्यूटर की क्लास 12 बजे होती है, सारे सब्जेक्ट ही आपको यहाँ पर मिलते हैं। और देखिए बच्चों सारे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है, एक एक नंबर से सिलेक्शन रुकता है और एक एक नंबर से सिलेक्शन हो जाता है। तो वैसे तो साइंस मैथ्स भी आपको पढ़ना है, लेकिन जीएस में भी आपको स्कोर अच्छा लेकर आना है, क्योंकि आप जानते हैं ना जीएस के भी अब जो क्वेश्चन है वो बढ़ गए हैं, जीएस की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा अब एग्जाम में बढ़ चुकी है, तो जीएस भी आपको पढ़ना है, इसीलिए आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं राइस स्मार्ट पर। आपकी सफलता में हम आपके हमेशा साथ हैं। कैसा एग्जाम का पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से ज्यादा आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस आपको यहाँ पर दी जाती हैं। चलिए क्वेश्चन है, निम्नांकित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ सोइल इज स्प्रेड ओवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ इंडिया? अगर बात करें भारत में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है बच्चों, जल और मृदा ही पाई जाती है। भारत में जितना भी क्षेत्र पर मिट्टी फैली हुई है उसके 43% भाग पर जल और मृदा एलुवियम सोइल ही पाई जाती है, और ये विशाल मैदान में तो है ही, और यूपी में सबसे ज्यादा 50% ये पाई जाती है, और ये सबसे ज्यादा उपजाऊ है, यहीं पर मानव का सघन आवास हुआ है। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके लिए बच्चों, मृदा क्षरण को कैसे रोका जा सकता है? कैन सॉइल इरोजन बी स्टॉप्ड? तो जो मिट्टी का कटाव होता है उसके बहुत सारे कारण है, मानव भी है, जानवर भी है, भूस्खलन भी है, अत्यधिक वर्षा भी है, बादल का फटना भी है, तो बहुत सारे कारण है जिससे कि मिट्टी का कटाव होता है। पवन भी है, भूमिगत जल भी है, हिमानी भी है, नदियां भी है, और पवन भी मिट्टी का कटाव करती है, तो बहुत सारी चीजें जिससे मिट्टी का कटाव होता है। अब आपको मिट्टी का कटाव अपरदन को रोकना है। कैसे रोकोगे आप? सघन वर्षा से। इससे तो देखिए जब बहुत ज्यादा बारिश होगी तो बहुत ज्यादा मिट्टी का कटाव होगा। वन नाशन से नहीं, वन का विनाश करने से आप मिट्टी के कटाव को नहीं रोक सकते, क्योंकि वन जो वृक्ष होते हैं वो मिट्टी के जो पेड़ों की जड़ है वो मिट्टी को बांध के रखती है। पेड़ के लगाने से तो मिट्टी बंधी रहती है, उसका कटाव कम होता है। तो ये भी नहीं ऑप्शन। अतिचारण बिल्कुल गलत। जो पशु होते हैं, जब पशुओं को अत्यधिक चराया जाता है तो उनके जो खुर होते हैं, पैर होते हैं, उससे मिट्टी का कटाव ही होता है। अगर बात करें वन रोपण, तो जब आप वृक्षों का अत्यधिक लगाओगे तो वन क्या करेंगे, वृक्ष क्या करेंगे, जो मिट्टी है मिट्टी को बांध कर रखती है वृक्षों की जड़ें। तो पेड़ अत्यधिक लगाइए, क्योंकि वन, और देखिए हमारी पूरी पृथ्वी पर एक भू संतुलन है। पृथ्वी ने जो जिस भी मात्रा में दिया है वो बिल्कुल सही अनुपात में दिया है। अगर हमें पृथ्वी बचानी है तो प्रकृति के साथ हमें छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों। पृथ्वी का संतुलन हमें नहीं बिगाड़ना है। तो जैसे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता है, पृथ्वी आपदाएं लेकर आती है, क्योंकि पृथ्वी अपना मेंटेन रखती है, अपना भू संतुलन, अर्थ बैलेंस उसको बनाए रखना है। तो जैसे अर्थ बैलेंस बिगड़ता है वो उसको ठीक करती है, और ठीक करने के चक्कर में प्राकृतिक आपदाएं आने
आने लगती है। तो अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए। वृक्ष वर्षा कराने में सहायक होते हैं, वृक्ष वायुमंडल में CO2 छोड़ते हैं, वृक्ष हमारे उद्योगों का आधार भी है। ठीक है, उद्योगों के लिए आपको वृक्ष काटने काटिए, लेकिन अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो कम से कम 100 पेड़ या 10 पेड़ तो लगा ही दीजिए। अगर इतने भी नहीं लगा सकते बच्चों, तो जितना आप फर्नीचर, सारा फर्नीचर हम कहां से यूज करते हैं? वृक्षों से। तो जितना फर्नीचर आप यूज कर रहे हैं अपने घर में, कम से कम उतने बड़े वृक्ष तो लगा दीजिए। सड़कों के किनारे, पार्क में, कहीं पर भी जहां आपको जमीन मिले तो वृक्ष लगाइए और अपनी पृथ्वी को बचाइए। क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ इनमें से किस राज्य को मिलता है? हु गेट्स मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द सरदार सरोवर डैम? तो देखिए, जो डैम होते हैं उससे हम बिजली का उत्पादन करते हैं, सिंचाई के लिए नहरें निकालते हैं, पर्यटन के लिए पार्क आदि का और झीलों आदि का निर्माण भी करते हैं। तो अगर बात की जाए सरदार सरोवर परियोजना जो बनी हुई है नर्मदा नदी पर, और इसमें सबसे ज्यादा जो लाभ मिलता है वो मिलता है मध्य प्रदेश राज्य को। वैसे गुजरात में भी इसका जल यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होता है वो होता है मध्य प्रदेश में। चलिए, नर्मदा नदी निकलती भी कहां से है? मध्य प्रदेश से निकलती है। और क्वेश्चन है आपके लिए, महानदी पर निर्मित बांध का नाम बताइए कौन सा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द डैम बिल्ट ऑन महानदी? तो महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। राज्य की बात करें तो ओडिशा राज्य में हीराकुंड डैम बना हुआ है। ठीक है, तो कौन सी नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है ये भी आप याद करेंगे। देखिए, कौन सी नदी किस नदी की सहायक नदी है, कहां से उत्पत्ति स्थान है, कहां पर उसका क्या नाम है, और साथ ही साथ आप याद करेंगे कौन सी नदी कौन सा वाटरफॉल बनाती है, जलप्रपात बनाती है, और कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। इंपॉर्टेंट है, और आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, नदियों से क्वेश्चन आपको मिलेंगे और डैम से भी आपको क्वेश्चन काफी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। और झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? झेलम नदी सिंधु की सहायक नदी है। तो झेलम नदी सिंधु की सहायक नदी, जम्मू कश्मीर राज्य में बना हुआ तुलबुल परियोजना। क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही मैच नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन? तो बहुत सारी क्रांतियां हुई, तो इनमें से कौन सी क्रांति का मैच किससे संबंधित नहीं है? क्रांतियों का मतलब होता है एक तरह से, ऐसा नहीं कि युद्ध क्रांति जाता है, बच्चे जो इतिहास में क्रांति हुई है उससे युद्ध समझते हैं। तो क्रांति का मतलब होता है बदलाव। ठीक है, अब हमें क्या करना है? फसलों के उत्पादन को या किसी भी चीज के उत्पादन को बढ़ाना है। अब जब हमें बढ़ाना है उसके उत्पादन को, हमें तो उसके बीजों में बदलाव करना पड़ेगा, खेती का जो तरीके हैं उसमें बदलाव करना पड़ेगा, उसके बीमा पॉलिसी आदि करवानी पड़ेगी, किसानों को नए नए यंत्र से परिचित कराना पड़ेगा, या नई नई चीजों का कृषि में प्रयोग करना पड़ेगा। तो बदलाव तो हुआ, बदलाव से फिर खेती में जो उत्पादन है वो बढ़ता है। किसी भी फसल के उत्पादन या आजकल तो बहुत ज्यादा चीजों का हमें उत्पादन बढ़ाना है, तो बहुत सारी क्रांति आ गई। तो आपको ये बताने में से कौन सा मैथ सही नहीं है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, ये तो ठीक है। हरित क्रांति का संबंध अनाज उत्पादन से, बिल्कुल ठीक है। नीली क्रांति मुर्गी पालन, तो ये ही गलत है। नीली क्रांति का जो संबंध है वो तो किससे बताइए? नीली क्रांति का या ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब मछली उत्पादन से, ना कि ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध मुर्गी पालन से है। ये तो मछली के उत्पादन से है। नीली क्रांति मछली उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, गोल्ड क्रांति आलू के उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ परियोजना, लाल क्रांति मांस के उत्पादन से और टमाटर के उत्पादन से, बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन से। तो बहुत सारी क्रांतियां हैं, तो एग्जाम में क्रांतियां भी आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? तो भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है कर्नाटक राज्य में। और चाय की बात करें तो चाय बताइए, चाय सबसे ज्यादा होती है आपकी असम राज्य में, चाय होती है असम में। और कर्नाटक कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक, और चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा असम में। क्वेश्चन है बच्चों, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक किसका उत्पादन करता है? इंडिया प्रोड्यूस द मोर देन इट्स रिक्वायरमेंट। तो इनमें से जो भारत है अपनी आवश्यकता से जो जिस चीज का ज्यादा उत्पादन करता है वो है टी। भारत में चाय सभी पीते हैं, लेकिन भारत चाय का निर्यात भी कर देता है, क्योंकि भारत अपनी आवश्यकता से ज्यादा का उत्पादन करता है। और आप जानते हैं पूरे विश्व में भारत की जो चाय है उसका जो टेस्ट है उसके लिए बहुत फेमस है। मात्रा में उत्पादन तो आजकल दूसरे देश भी करने लगे हैं, चीन भी करता है, श्रीलंका भी कंपटीशन में आ गया है, लेकिन जो चाय का टेस्ट है वो सबसे अच्छी मानी जाती है भारत की। तो आज भी भारत की चाय के सभी दीवाने हैं, और मुझे लगता है आप भी हैं।
क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? विच स्टेट इज कॉल्ड गार्डन ऑफ स्पाइस? तो भारत में सबसे अधिक मसाले होते हैं केरल राज्य में। तो केरल राज्य की अगर बात करें, केरल राज्य है ये वाला एरिया, और जो ये तट है, ये तटीय क्षेत्र, इसको हम बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट या मालाबार मैदान। अगर आपसे क्वेश्चन में आए भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा मसाले होते हैं, तो आपको याद हो चुका है केरल में। और किस तट में या किस मैदान में होते हैं, तो केरल का जो तटीय मैदान है उसको हम बोलते हैं मालाबार मैदान। क्योंकि बच्चों यहां से क्वेश्चन आएंगे, ये हम गारंटी लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज और ऑप्शन थोड़े से बदल जाते हैं। तो आपको हर चीज याद करनी है, पूरी तरह से एग्जाम में जाना है तैयार होकर, किसी भी तरह का आपको डर या संकोच नहीं होना चाहिए। और वो तभी आएगा बच्चों जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है आपको, कॉन्फिडेंस रखना है। और कॉन्फिडेंस आता है सिर्फ काम के करने से, और बगैर काम किए जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है वो ओवर कॉन्फिडेंस है, वो विनाश का कारण बनता है। विश्वास अपने आप पर कीजिए, लेकिन मेहनत करने के बाद। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस में रहना है, हमेशा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। और आप जानते हैं ना, हमारे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, और लेकिन क्योंकि टाइम कम है, अब कुछ भी चीजें ना आपको बहुत जल्दी नहीं मिल सकती जब तक उसके लिए आप पूरी मेहनत, जी जान से मेहनत नहीं कर लोगे। भगवान और प्रकृति भी देखता है कि ये अपने एम के लिए, अपने उद्देश्य के लिए, इस जॉब के लिए कितना डेडिकेट है, कितनी मेहनत करता है, कितना टाइम दे रहा है, तभी वो चीज मिलती है। क्योंकि बच्चों जब कोई चीज फ्री में मिलती है उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती। इसीलिए मेहनत से जब आप कोई चीज लोगे तो वो बहुत ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस आपके जीवन में होगी, आप उसकी केयर करोगे, आप उसकी कद्र करोगे। इसीलिए प्रकृति मांगती है आपसे संघर्ष। तो संघर्ष कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए, और आप संघर्ष कर सकते हैं। आप हमारे जीवन, हमारे भारत के युवा हैं, यूथ है, और आप जानते हैं ना पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यूथ, सबसे ज्यादा युवा हमारे देश भारत में ही पाए जाते हैं। बेशक चीन की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या में जो यूथ है, यूथ पॉपुलेशन, वो भारत में है। तो बच्चों क्या आप जानते हैं राइस स्मार्ट के ऐप के बारे में? राइस स्मार्ट का ऐप, इसको आप कर लीजिए प्ले स्टोर से डाउनलोड, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच हो चुका है स्टार्ट। इस कोर्स में आपको हर रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन, जेनरिक टॉपिक वीडियोस और बहुत कुछ मिलने वाला है। इस कोर्स की ज्यादा जानकारी के लिए आप अभी कॉल करें 82822709 नंबर पर। और हाँ, जब आप इस कोर्स में सब्सक्रिप्शन लेंगे तो मेरा कोड जरूर यूज करें। मेरा कोड है TB500। क्यों? क्योंकि इस कोड को यूज करने से आपको सब्सक्रिप्शन फी में काफी डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो इस मौके को जाने मत दीजिए, इस मौके का फायदा उठाइए और अपने सपनों को और अपने पेरेंट्स के सपनों को साकार कीजिए। लगातार मेहनत कीजिए। थैंक यू बच्चों एंड गुड लक।